जय माता दी ऑल। और अभी हम बात करने जा रहे हैं रेगुलेशन 17 ऑफ टेक ओवर कोड एस्क्रो अकाउंट में जो छोटी छोटी दो अमेंडमेंट्स आई हैं उनके बारे में। लेकिन वो अमेंडमेंट किस चीज़ को लेकर हैं वो पहले याद कर लीजिए, आप थोड़ा सा दिमाग में बिठा लीजिए। रेगुलेशन 5 इनडायरेक्ट एक्विजिशन में सिंपल इनडायरेक्ट एक्विजिशन जिसमें कोई भी क्राइटेरिया, तीन क्राइटेरियाज थे, कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है। तो एक बार याद दिलवा दूं आपको बिफोर आई टच अपॉन दिस अमेंडमेंट कि हम जो बात कर रहे हैं वो रेगुलेशन 17 के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसको कोरिलेट कहाँ कर रहे हैं इस चीज़ के साथ कि इनडायरेक्ट एक्विजिशन हो रही है जिसमें रेगुलेशन 5 सब रेगुलेशन 2 का कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, जिसको सिंपल इनडायरेक्ट एक्विजिशन माना जाता है, जिसमें एक्वायरर जो है वो टारगेट कंपनी की पेरेंट एंटिटी का एक्विजिशन करता है डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली टारगेट कंपनी का टेक ओवर साथ साथ हो जाता है। आपको याद होगा जब एक्वायरर पेरेंट कंपनी का एक्विजिशन करता है और उसको बोलते हैं वो प्राइमरी एक्विजिशन करता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है प्राइमरी एक्विजिशन के लिए, या उसकी अनाउंसमेंट करता है विच एवर इज अर्लियर, उसके बाद विद इन 4 वर्किंग डेज इट इज मैंडेटरी टू गिव द पब्लिक अनाउंसमेंट फॉर द टारगेट कंपनी बिलो इट्स पेरेंट कंपनी जिसका एक्विजिशन हुआ है। याद आ रही हैं बातें? हाँ सर, कुछ कुछ तो याद है सर, कुछ कुछ तो याद है। तो इसी चीज़ को लेकर रेगुलेशन 17 सब रेगुलेशन 1 और रेगुलेशन 17 सब रेगुलेशन 3 दोनों में सेकंड प्रोवाइजो ऐड हुआ है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो जिस इनडायरेक्ट एक्विजिशन में हम कहते थे कि दिस इनडायरेक्ट एक्विजिशन विच फुलफिल्स one of the three criterias in regulation 5 sub regulation 2, then this indirect acquisition is considered as a direct acquisition of target company। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। I hope you are remembering those diagrams also just for the sake of it। इस तरीके के कुछ डायग्राम्स होते थे, एक एक्वायरर कंपनी है, एक पेरेंट एंटिटी है और उस पेरेंट एंटिटी ऑफ टारगेट कंपनी, और नीचे वो लिस्टेड इंडियन टारगेट कंपनी है। तो कहीं ना कहीं आपको वहीं वापस कोरिलेट करके बता रहा हूँ, और साथ साथ एक चीज़ और पढ़वा दूँ आपको, यहाँ रीड आउट करवा दूँ। रेगुलेशन 17 में जा रहे क्योंकि रेफरेंस आएगा रेगुलेशन 13 का, तो वो आपको एक बार रेगुलेशन 13 यहाँ पर टच करना चाहूँगा ज़रूर व्हेन वी टॉक अबाउट दैट। रेगुलेशन 13 द टाइमिंग ऑफ पीए एंड डीपीएस, आई एम टेकिंग अ प्रिजम्पशन कि ये भी आपने किया हुआ है। और इसमें रेगुलेशन 13 में वो यही बताते हैं कि पब्लिक अनाउंसमेंट डीपीएस कितने टाइम में देना है। अलग अलग केसेस, डायरेक्ट एक्विजिशन, इनडायरेक्ट एक्विजिशन एंड डिफरेंट सिचुएशंस। तो इसमें जब हम रेगुलेशन 13 सब रेगुलेशन 2 क्लॉज ई पढ़ते हैं, रेगुलेशन 13 सब रेगुलेशन 2 क्लॉज ई जब हम पढ़ते हैं, नाउ आई विल से इन दैट केस वो सिंपल इनडायरेक्ट एक्विजिशन के बारे में यहाँ पर बात होती है। सिंपल इनडायरेक्ट एक्विजिशन के बारे में यहाँ पर बात होती है, रेगुलेशन 13 सब रेगुलेशन 2 क्लॉज ई। और इसी को लेकर मैं कहूँगा कहीं ना कहीं इसी को लेकर वेल रेगुलेशन 17 से कनेक्ट करते हैं, और हम यहीं पर बोल रहे हैं कि ये सिंपल इनडायरेक्ट एक्विजिशन है जिसके लिए पब्लिक अनाउंसमेंट कब दिया जाता है? पब्लिक अनाउंसमेंट कब दिया जाता है? विद इन 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द अर्लियर ऑफ द 2 डेट्स, जिस दिन टारगेट कंपनी के ऊपर जो पेरेंट कंपनी है उसके डायरेक्ट एक्विजिशन का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है या पब्लिक डोमेन में वो डायरेक्ट एक्विजिशन अनाउंस हुआ है, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर डेट के बाद विद इन 4 वर्किंग डेज वेल पब्लिक अनाउंसमेंट शैल बी गिवन फॉर द टारगेट कंपनी विच इज बिलो इट्स पेरेंट कंपनी, जिसका क्या पेरेंट कंपनी का डायरेक्ट एक्विजिशन हो रहा है और टारगेट कंपनी का इनडायरेक्ट एक्विजिशन हो रहा है। याद है ना सबको अच्छे से? बस अब चले आइए वेल नाउ टॉकिंग अबाउट रेगुलेशन 17। और रेगुलेशन 17 में क्या बोल रहे हैं? सिंपल इनडायरेक्ट एक्विजिशन वाले केस में आप जब एस्क्रो अकाउंट ओपन करेंगे तो ये 25% और 10% का कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं। अगर आप सिंपल इनडायरेक्ट एक्विजिशन कर रहे हैं इन केस ऑफ सिंपल इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ टारगेट कंपनी, तो यहां पर आपको फिर एस्क्रो अकाउंट में कितने पैसे जमा करवाने हैं? 100% कंसिडरेशन जमा करवाना है। तो 25% 10% काट के हम यहां पर क्या कर रहे हैं?
100%। कितना कंसिडरेशन जमा करवाना है? 100% जमा करवाना है। 100% ऑफ टोटल कंसिडरेशन फॉर टारगेट कंपनी जमा करवाना है, मैंडेटरी है। अब सुनिए मेरी बात बड़ा ध्यान से। मान लो कि जो एक्वायरर कंपनी है वो पहले पेरेंट कंपनी का एक्विजिशन कर रही है और वो पेरेंट कंपनी भी लिस्टेड इंडियन कंपनी है, और उस पेरेंट कंपनी के नीचे जो टारगेट कंपनी है वो भी लिस्टेड इंडियन कंपनी है, दोनों लिस्टेड इंडियन कंपनी है। जो डायग्राम हम ले रहे हैं ये पेरेंट एंटिटी मान लो, अब यहाँ पर दो दो लिस्टेड इंडियन एंटिटी हैं। ये जो पेरेंट एंटिटी है मान लेते हैं कि ये भी लिस्टेड इंडियन कंपनी है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और ये जो नीचे ये वाई लिमिटेड है, पेरेंट एंटिटी ऑफ जेड, और जेड जो है टारगेट कंपनी है, ये भी लिस्टेड इंडियन कंपनी है। अब इसके लिए तो 100% कंसिडरेशन जमा कराना है। बात समझ में आ रही है आपको? इसके लिए 100% कंसिडरेशन जमा करवाना है एस्क्रो में। लेकिन ऊपर जो पेरेंट एंटिटी है उसके लिए जो एस्क्रो ओपन होगा उस एस्क्रो में वही 25% और 10% वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट था वही वाला चलेगा। और कंडीशनल ऑफर तो आपको मालूम है वो 50%, 100%, वो आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज देयर, तो उसमें नहीं जा रहा हूँ। मतलब कंडीशनल ऑफर नहीं है, 1 मिनट के लिए मानकर चल रहे हैं, तो इस तरीके से चलेगा। बात समझ में आई कि लॉ मेकर ने क्या चेंज किया है। और ये चीज़ नीचे भी लिखी है रेगुलेशन 17 सब रेगुलेशन 1 में, नीचे सेकंड प्रोवाइजो बनाकर कितना एस्क्रो चाहिए, अमाउंट इक्विवेलेंट टू 100% ऑफ द कंसिडरेशन पेबल इन द ओपन ऑफर शेल बी डिपॉजिटेड इन द एस्क्रो अकाउंट। लेकिन कौन सी रेगुलेशन की बात हो रही है? रेगुलेशन 13 सब रेगुलेशन 2 क्लॉज ई, विच इज अ केस ऑफ, मैं दोबारा एक बार लिख रहा हूं, सिंपल इनडायरेक्ट एक्विजिशन या सिंपल इनडायरेक्ट टेक ओवर, वट एवर यू वॉन्ट टू से। तो exact 100% of the consideration payable in the open offer shall be deposited, mandatory है, in the escrow account for target company। पेरेंट एंटिटी की बात नहीं हो रही है, और अगर पेरेंट एंटिटी अनलिस्टेड है तो उसके लिए कुछ जमा यहाँ तो नहीं करवाना कंपनी लॉ में, कंपनी लॉ सॉरी सेबी टेकओवर कोड में तो कुछ जमा नहीं करवाना उसके लिए। कंपनी लॉ में हो सकता है कुछ हो कि अगर वो स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज के अंदर रेगुलेशन वेल से जो पढ़ते हैं सेक्शन 230 सबसेक्शन 11, सेक्शन 230 सबसेक्शन 11 के साथ जो न्यू रूल्स आ गए कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन रूल्स में, जो रूल 3 सब रूल 5 सब रूल 6 आ गया, उसमें वहाँ वो 75% कुछ जमा करवाने के लिए कहते हैं, या वट एवर 50% जमा करवाने के लिए कहते हैं, वहाँ 50% जमा करवाने के लिए कहते हैं अनलिस्टेड कंपनीज के लिए एस्क्रो अकाउंट ओपन करके। अगर पेरेंट एंटिटी अनलिस्टेड कंपनी है तो वो वाला लग जाएगा। अगर वो स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट वगैरह में हो रहा है, वो भी अगर एग्रीमेंट के थ्रू हो रहा है तो वहाँ से भी एग्जम्प्ट है, वहाँ से भी एग्जम्प्ट है। आप फिलहाल यहाँ पर फोकस करो, आप फिलहाल यहाँ पर फोकस करो, एंड दैट इज वेल आई विल से कि टारगेट कंपनी के लिए यू हैव टू ओपन दिस एस्क्रो अकाउंट, और पेरेंट एंटिटी के लिए वो तो अगर पेरेंट एंटिटी लिस्टेड है तो 25%, 10% डायरेक्ट एक्विजिशन कर रहे हैं पेरेंट एंटिटी का। अगर अनलिस्टेड है और कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन के थ्रू टेक ओवर हो रहा है स्कीम में, तो एनसीएलटी 1 में एप्लीकेशन जाएगी, एनसीएलटी को 5000 की फीस जाएगी, और साथ में वेल वो कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस है, उन सब में अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, उन सब में डिटेल में नहीं जाऊंगा, वेल आई विल इग्नोर दैट। एक चीज़ और अभी यहाँ पर रेगुलेशन 17 सब रेगुलेशन 3, इसी एस्क्रो में जब हम बात कर रहे हैं कि एस्क्रो 3 तरीके का होता है, कैश डिपॉजिट, बैंक गारंटी और डिपॉजिट ऑफ फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड सिक्योरिटीज, इक्विटी शेयर्स, अदर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज, पता है ना आपको। लेकिन अब इसमें एक नया पॉइंट क्या नया ऐड हुआ है कि अगर सिंपल इनडायरेक्ट एक्विजिशन हो रहा है, अगर सिंपल इनडायरेक्ट एक्विजिशन हो रहा है तो ये थर्ड मेथड अलाउड नहीं है एस्क्रो ओपन करने का, सिर्फ फर्स्ट 2 मेथड्स अलाउड है। इफ सिंपल
इनडायरेक्ट एक्विजिशन, तो फर्स्ट और सेकंड मेथड कैश डिपॉजिट और बैंक गारंटी के तरीके से आप एस्क्रो ओपन कर सकते हैं, और ये डिपॉजिट ऑफ फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड फ्रीली ट्रांसफरेबल इक्विटी शेयर्स, अदर फ्रीली ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज, ये वाला मेथड अवेलेबल नहीं है। और ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, नीचे सेकंड प्रोवाइजो ऐड हुआ है। So provided further that deposit of securities shall not be permitted in respect of the indirect acquisitions where the public announcement has been made in the terms of the regulation 13 subregulation 2 clause E, और regulation 13 subregulation 2 clause E क्या है? वही simple indirect acquisition है। So that is what we are talking of. First two methods are applicable, are available. Option is yours, A और B, A and B partly कर सकते हैं, allowed है, वो आपको मालूम ही है already. So this is all about the changes which have taken place in the escrow account. Thank you so much.